हमारे गांव की पंचायत हमारे घर के पास ही लगी हुई थी और मैं एक तरफ सफेद साड़ी पहने हुए अपनी सास और दूसरी औरतों के साथ बैठी हुई थी। विधवा हो गई थी ना मैं। चुपचाप आंसू बहा रही थी। आज मेरे पति को गायब हुए साल भर से ज्यादा का समय हो गया था। इस दौरान एक लाश भी मिली थी नदी के पास, जिसे देखकर यही लग रहा था कि वो शायद मेरे पति ही थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे गांव का एक रिवाज था जिसके हिसाब से अगर बड़े भाई इस दुनिया में नहीं है तो उसकी बीवी की शादी उसके भाई छोटे भाई से कर दी जाएगी, जिसका मतलब है कि मेरी शादी अब मेरे देवर से कर देनी चाहिए थी। हमारे गांव में यही होता था। हर विधवा भाभी की शादी उसके देवर से होती थी। इसलिए अब सरपंच ने कहा कि मेरे देवर सौरभ को अब मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ, आग बबूला हो गया था। गुस्से में कहने लगा, मुझे आपका ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरी भाभी मेरी बहन जैसी है। मैंने उन्हें हमेशा अपनी बहन की नजरों से ही देखा है। मैं कभी भी उनसे शादी नहीं कर सकता। मेरी सास कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी भाभी को हम इस तरह अपने घर में नहीं रख सकते और हमारे गांव में विधवा बहू को उसके मायके भी नहीं भेजा जाता। हमेशा उसका देवर ही शादी करता है। सौरभ कहने लगा कि जो मर्जी हो, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं क्यों अपनी भाभी से एक ऐसे रिश्ते को बनाऊं जिसको निभाने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ। मैं नहीं निभा पाऊंगा। मैंने उन्हें शुरू से ही अपनी बहन समझा है, कैसे मैं उनको अपनी बीवी बना लूं। सरपंच कहने लगे कि बेटा, तुम अभी अपनी भाभी से ही शादी कर लो। बाद में अगर तुम चाहो तो आपसी सहमति से अलग होकर तुम दूसरी शादी कर लेना, अपनी मर्जी से। तुम्हें पूरा हक है। लेकिन मेरा देवर सौरभ तब भी इनकार करता रहा। वो यही कह रहा था कि नहीं, मैं अपनी भाभी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए बैठी रहे और मैं उनके हक की खुशी किसी और को दे दूं। इससे अच्छा है कि आप उनकी दूसरी शादी कर दीजिए किसी और से। उनको भी पूरा हक है खुशी से अपनी जिंदगी जीने का। वो जिसके साथ गुजारना चाहती है उसके साथ वो गुजार सकती हैं। किसी रिवाज के अंदर आकर हम उनके साथ इस तरह से गलत नहीं कर सकते। लेकिन सौरभ की बात वहां किसी ने नहीं सुनी। हम ऐसे गांव में रहते थे जहां सरपंच का फैसला ही अंतिम फैसला होता था। गांव वालों के आगे सौरभ को झुकना पड़ा और उसी सफेद साड़ी में मेरी शादी सौरभ के साथ कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम निशा है। मुझे हमेशा से ही अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज था। मेरा रंग एकदम गोरा चिट्टा था, बिल्कुल सफेद। ऊपर से मेरी नीली आंखें मुझे और सुंदर बना देती थी। ये बात कई साल पुरानी है, जिस समय पर शादी से पहले अपने पति को देखा नहीं जाता था। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरी शादी तय हुई तो मुझे अपने पति को देखने की और पसंद करने की इजाजत नहीं थी। मंगनी की रस्म करने मेरे ससुर और उनके छोटे बेटे आए थे, यानी कि मेरा देवर आया था, जिसे देखकर तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। वो बहुत खुश मिजाज था और बहुत सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नजर हटाने का मन ही ना करे। अपने देवर को देखकर मुझे अंदाजा लग गया था कि मेरे पति अक्षत भी बिल्कुल इसी तरह दिखते होंगे। अब तो मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी थी अपने पति को देखने के लिए। अक्षत को मैं देखना चाहती थी। मैं रोज अपने ख्यालों में अक्षत की एक सुंदर सी तस्वीर बना लिया करती थी कि वो इस तरह से खूबसूरत आदमी दिखते होंगे जैसा उनका भाई सौरभ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अक्षत खूबसूरती से भरपूर होंगे। अक्षत शायद किसी राजकुमार जैसे दिखते होंगे। अपने पति से मिलने की इतनी खुशी थी कि शायद मैं अपने गांव की पहली ही लड़की होंगी जो अपनी विदाई तक पर नहीं रोई। एक आंसू नहीं आया था मेरी आंखों में। मुझे तो बस अपने पति को देखने और उनसे बातें करने का बेसब्री से इंतजार था। आखिर आज मेरी शादी हो रही थी। वो इंतजार बस अब खत्म होने वाला था। मेरे चेहरे से मुस्कुराहट तो जैसे जा ही नहीं रही थी। विदा होकर जब अपने घर पहुंची तो अक्षत की कुछ कजन मुझे लेकर उसके कमरे में बैठ गई। सब मुझे देखकर कहने लगे कि आज तो भाई जरूर अपने होश खोने वाला है। ऐसी चांद सी दुल्हन जो मिली है मेरे भाई को। सबके मुंह से अपनी तारीफों को सुनकर मैं तो जैसे शर्म से लाल हुई जा रही थी। मैंने अपनी नजरें झुका ली। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुझे तो बस अब अक्षत से मिलने और उनके आने का इंतजार था। मुझे तो बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। एक पल एक साल जैसा गुजर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद अक्षत मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट से अपना मुंह ढककर बैठी थी। उनके कमरे में आने की आहट से ही दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। अंदर आने के बाद उन्होंने दरवाजे में कुंडी लगाई और मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो कहने लगे, भाई मुझे तो अपनी किस्मत पर बेहद घमंड है। तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरा दिल तो जैसे किसी छोटे जिद्दी बच्चे की तरह उनको देखना चाह रहा था, लेकिन शर्म इतनी आ रही थी कि नजरें ऊपर उठ ही नहीं रही थी।
होश तो मेरे उस समय उड़े जब मैंने अपनी कलाइयों पर एक सांवली रंगत का हाथ महसूस किया। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। मैंने जैसे ही अपनी नजरें उठाई और अक्षत के चेहरे पर डाली तो मैं एकदम सन्न रह गई थी। मेरे सामने अक्षत बैठे थे। मैं बिल्कुल हक्का बक्का सी उन्हें देखती ही रह गई। वो बेहद गहरी रंगत के नौजवान थे। नैन नक्श भी कुछ अच्छे नहीं थे, बिल्कुल सुंदर नहीं थे, बल्कि इस तरह से दिख रहे थे जिसे देखकर मैंने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। अपनी आंखों को ही बंद कर दिया था मैंने। मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसको मैं 1 मिनट तक देख भी नहीं पा रही थी। मैं इतनी सुंदर थी और मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए इस तरह का आदमी। मेरी तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। किससे शादी हो गई थी मेरी। इस आदमी के साथ जिंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षत को देख देख कर मुझे रोना आने लगा। मुझे इस तरह से रोता हुआ देख अक्षत मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अब मैं क्या बोलती उनको? क्या आप मुझे पसंद नहीं है? मुझे आपकी शक्ल से नफरत हो रही है? कैसे कहती मैंने उन्हें कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। वो मेरी बातों को सुनकर चिंता में आ गए और कहा कि मैं आपको सरदर्द की दवाई दे देता हूं। उन्होंने मुझे सरदर्द की दवाई और पानी दिया। वो रात मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं थी। बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। मैंने तो अक्षत की एक राजकुमार जैसी सी तस्वीर बना ली थी। काले लोगों से मुझे बेहद नफरत थी और ऐसा ही आदमी जो बिल्कुल सुंदर नहीं था, उससे मैं शादी के बंधन में बंध चुकी थी। रो रो कर मैंने वो रात गुजारी थी। जब सुबह हुई तो अक्षत बेहद खुश नजर आ रहा था। खुश तो होगा ही, उसने इतनी खूबसूरत लड़की को जो पा लिया था। लेकिन मुझको तो अपने आप से भी घिन आने लगी थी। मैं इस तरह के लड़के को कभी देखना तक नहीं चाहती थी। जब भी मेरी नजर अक्षत पर पड़ती थी तो मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती थी। आखिर इस तरह के लड़के के साथ कोई लड़की अपनी जिंदगी गुजार भी कैसे सकती है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर बैठी वो खूबसूरत सी घमंड की देवी मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि क्या हुआ तुम्हें? तुम तो हमेशा से अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड करती थी ना। इतना घमंड था कि तुमने कभी काले रंग का सूट तक नहीं पहना क्योंकि वो काला था। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे भी पसंद नहीं। आज तो तुमने एक ऐसे आदमी के साथ रात गुजार ली जो बिल्कुल काला है और सुंदर भी नहीं है। अब जब कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो भी तो इसी शक्ल सूरत के होंगे, बदसूरत इंसान जैसे। मैं बस रोई जा रही थी। नहाने के बाद मैं कमरे से बाहर आई तो सामने ड्राइंग रूम में टेबल पर नाश्ता रखते हुए उनके छोटे भाई सौरभ को देखा। मैंने तो सौरभ को देखकर ही अंदाजा लगाया था कि अक्षत भी सुंदर होंगे, लेकिन इनमें और सौरभ में तो जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बाहर देखते ही मेरी सास मुझे बहुत प्यार करने लग गई और मेरे पति के नाम से छेड़ने लगी, लेकिन मैं तो जैसे कोई पुतला सा बन खड़ी हो गई थी। सारे ख्वाब एक रात में ही जो टूट गए थे। मेरी आंखों में अक्षत अब चुभने लगे थे। मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि इनके साथ जिंदगी तो मैं गुजारने से रही, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। सुबह होते ही मेरे पति अक्षत खेतों में चले जाते थे और शाम को घर वापस आते थे। जब आते थे तो उनके कपड़ों में कीचड़ मिट्टी भरी पड़ी होती थी। उसे देखकर तो मेरा मन और घबराने लगता था। मैं एक सफाई पसंद लड़की थी, इसलिए मुझे वो इंसान एक आंख नहीं भा रहा था। मेरा ससुराल एक पुरानी हवेली था। उसकी पिछली दीवार से नीचे को कुछ सीढ़ियां उतरती थी, जिसके नीचे एक तहखाना जैसा सा बना हुआ था जहां पर कबाड़ रहता था। उसमें हमेशा एक बड़ा सा ताला लटका रहता था। वहां किसी का भी आना जाना नहीं होता था। मैं जब भी उस कबाड़ खाने को देखती थी तो पता नहीं क्यों, पर मुझे अपने पति और भी ज्यादा बदसूरत सा लगने लगता था। सौरभ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और सुबह ऑफिस के लिए निकल जाया करता था और शाम को ही घर आता था। मैं सौरभ के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी पसंद का खाना बनाती थी जैसे वो मेरी ही जिम्मेदारी हो। और जब अक्षत अपने खेतों से शाम को वापस घर लौटते थे तो मुझे तो उनकी परवाह तक नहीं होती थी कि वो भूखा है या नहीं। मैं हमेशा किसी न किसी बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती थी। यही कोशिश करती थी कि अक्षत के साथ मुझे कम से कम समय मिले। पर यह तो है कि अक्षत मेरी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन क्योंकि अक्षत मुझे पसंद नहीं थे तो मेरे लिए उनका ये सब कुछ करना कोई मायने रखता भी नहीं था। मेरे लिए जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा थी वो सौरभ था। हमारे गांव में एक रस्म थी कि अगर बड़े भाई को कभी कुछ हो जाता तो उसकी बीवी की शादी उसके छोटे देवर से कर दी जाती थी। मैं शायद दुनिया की पहली बीवी होंगी जो अपने पति के कुछ होने का इंतजार कर रही थी कि काश उनको कुछ हो जाए और मेरी जान छूटे।
मेरा देवर जब भी गर्मी में ऑफिस से आता था तो मैं उसके लिए ठंडा ठंडा पानी तैयार रखती थी। उसको कहती थी कि तुम मेरे कमरे में चलकर लेट जाओ, वहां पर एसी है, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ, और उसको वहीं अपने कमरे में सुला लिया करती थी और मैं खुद किचन में काम करने चली जाती। दिन भर मेरा कमरा खाली ही तो रहता था और वो भी मेरी बात मान लेता था और अक्सर मेरे कमरे में ही सो जाता था। मैं भी अपने सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके कमरे में उसके पास जाकर बैठ जाती थी। उसको सोता हुआ घंटों देखती रहती थी। वो गहरी नींद में सो रहा होता था। उसको तो खबर भी नहीं थी कि मैं उसके पास हूं। पहले तो मुझे बस उसको हमेशा देखने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा ये होती थी कि मैं उसको एक बार छू लूं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू कर पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि सौरभ ऐसा ही था जैसा मैंने अपने पति के बारे में सोचा था। मेरे दिमाग में हमेशा मेरे पति को लेकर एक ऐसी ही तस्वीर बनी थी जिसमें सौरभ खरा उतर रहा था। सोते हुए वो और ज्यादा खूबसूरत लगता था। कई बार मैंने उसके हाथों को छूने की कोशिश की और सही बताऊं तो छुआ भी। एक बार जब मैं उसे छू रही थी तो उसकी आंखें अचानक खुल गई। उस दिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, मुझे अपने पास देखकर वो अचानक घबरा कर उठ गया। मैंने कहा कि क्या हुआ? मैं हूं तुम्हारी भाभी, तुमसे बड़ी हूं, तो मुझे देखकर यूं घबरा क्यों रहे हो? मेरी बात को सुनकर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। कहने लगा कि अरे आप तो मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मुझे छुए। और वो उसी समय मेरे कमरे से उठकर बाहर चला गया। मैं भी क्या करती, अपने दिल के हाथों पर मजबूर जो थी। बहाने बहाने से मैं उसका अक्सर हाथ पकड़ लिया करती थी, उसको अपने गले से लगा लेती थी, कहती थी कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे ही लगते हो मुझे। जब भी तुमको देखती हूं तो अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। पर मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरा यूं अक्सर उसको छू लेना और उसको गले से लगा लेना शायद अब उसके होश उड़ाने लगा था, क्योंकि अब उसने मेरे आसपास आना तक बंद कर दिया था। वो मुझसे थोड़ा दूर दूर सा रहने लगा था। मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करती तो वो कतराता था, लेकिन मुझे तो हमेशा उसके पास उसके साथ रहने की ही इच्छा होती थी। लेकिन सारे परेशानी सिर्फ और सिर्फ अक्षत, मेरा पति था। ना तो वो कमबख्त बीमार होता था और ना ही मरता था। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने तो उसके मर जाने की दुआएं तक मांगनी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि मेरी उससे जान छूटे। वो मुझे अक्सर कहता रहता था कि तुम्हारा चांद जैसा चेहरे का तो मैं दीवाना हो चुका हूं। उसके काले काले हाथ जब मेरे चेहरे को छू देते थे तो मुझे अपने ही चेहरे से नफरत हो जाती थी। मैं हमेशा उस बहाने बना बनाकर अपने से दूर रखती थी। एक बार मैंने अपनी सास को ये बोलते हुए सुना कि वो सौरभ के लिए एक लड़की ढूंढ रही हैं। वो कह रही थी कि मेरी दोस्त की बेटी वो मुझे बहुत पसंद है और सौरभ के लिए, और वो जल्द ही उसकी शादी उससे कर देंगी। मेरी तो मानो बेचैनी जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। ये बात डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के दौरान हो रही थी। सौरभ भी वहीं बैठा था और वो शर्मा रहा था, जैसे वो भी उस लड़की को पसंद करता है और खुश है। सौरभ की आंखों में उस दिन उस लड़की के लिए प्यार देखकर मेरे अंदर तो जैसे आग सी लग गई थी। मैं सौरभ को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर नफरत ने जन्म ले लिया था। पता नहीं मुझे उस समय क्या हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैं सौरभ को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने उस रात अक्षत को जगाए रखा और इधर उधर की बातें करती रही। मुझे अपने पास बैठा देखकर और खुद से बातें करता हुआ देखकर वो बहुत खुश था, क्योंकि आज तक भी उसके साथ कभी इस तरह से मैंने समय नहीं बिताया था। वो कहने लगा कि आज तुम्हें सोना नहीं है? मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है। तो वो कहने लगा कि ऐसे तो तुम मुझसे बात तक नहीं करती और आज इतनी देर तक जाग रही हो। मैं कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मुझे आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है। वो मेरी बातों को सुनकर बेहद खुश नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा कि अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ। मैं किचन में गई और उसके लिए गाजर का हलवा ले आई। उस हलवे में जहर भी डाल दिया था मैंने। मेरे हाथों से वो हलवा खाकर वो बेहद खुश दिख रहा था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो कहने लगा कि मुझे थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। मैंने उसे कहा कि चलो बाहर चलते हैं। चलते चलते मैं उसे हमारे घर के पिछले दरवाजे की तरफ ले गई। मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर एक स्टोर रूम है, मैं वहीं ले गई थी। मैंने उसे कहा कि इसमें क्या है, तो वो कहने लगा कि कुछ नहीं, इसमें घर का सारा कबाड़ रखा हुआ है। मैंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ, आप मुझे दिखाएंगे कि अंदर क्या है, कितना बड़ा कमरा है ये। वो कहने लगा कि इतनी रात को क्या करोगी देख के। मैंने कहा प्लीज दिखा दीजिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसको मैं बोलूं और वो ना दे।
मेरी जिद पर उसने उसको खोला और हम अंदर गए। तबीयत तो उसकी खराब हो ही रही थी। अंदर जाते ही मैंने उसे धक्का दिया और वो अचानक नीचे जा गिरा। वो मेरी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जहर का असर पूरी तरीके से हो चुका था। उसको सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही थी। वो बुरी तरह तड़पने लगा और गला पकड़ने लगा। कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इसलिए तो मैंने तुम्हें जहर दिया था ताकि तुम्हारा दम घुटे और तुम मर जाओ। वो मेरे चेहरे को देखता ही रह गया। मैंने उसे बताया कि मुझे तुमसे बेहद नफरत है। मेरे घर वालों ने पता नहीं क्या देखकर मेरी शादी तुमसे कर दी। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी जिंदगी तुम जैसे बदसूरत आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मर चुका था वो। मैंने उसकी लाश को वहीं कोने में छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वहां से निकल गई। रात काफी थी तो सब सो चुके थे। डर तो मुझे भी लग ही रहा था, लेकिन सौरभ का चेहरा जब भी याद आता तो सुकून था कि अब सौरभ मेरा होगा। मुझे अपनी इस हरकत पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई और आराम से बिस्तर पर लेट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगली सुबह जब मेरी सास ने अक्षत के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि वो तो रात से ही घर वापस नहीं आए हैं। उन्होंने रात को कहा था कि मुझे घर आने में देरी हो जाएगी, पर वो अब तक नहीं आए। सास कहने लगी कि आज तक तो वो कभी रात को घर से बाहर नहीं रहा, फिर आज कैसे? तुमने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता था कि वो बाहर नहीं रहते। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त के साथ हैं। हमारे गांव में एक नहर थी जो बहुत बड़ी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी दिन एक आदमी की लाश वहां पर मिली। पहले तो मेरे घर वालों ने अक्षत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उनके सारे दोस्तों से बात की, पर वो कहीं नहीं मिले। लेकिन जब वो लाश मिली तो सब लोग डर गए। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, मैंने वो कपड़े देखकर कहा कि हाँ, अक्षत कल यही कपड़े पहनकर गए थे। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम सा मच गया। सब जोर जोर से रोने लगे। मैं भी रोने का ड्रामा करने लगी। आंसू तो एक नहीं आ रहा था, पर क्या करती, मजबूरी थी। सबको लग रहा था कि मैं बेहद दुखी हूं, पर मैं जानती हूं मेरे अंदर से तो एक बोझ कम हो गया था। मेरी सास की हालत बहुत खराब थी। वो अपने बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। अब तो सौरभ पर ही घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे भी अपने भाई के जाने का बेहद दुख था। मैं जब भी सौरभ को देखती थी तो जोर जोर से रोने लगती ताकि मुझे उसकी हमदर्दी हासिल हो। वो मुझे चुप करने लगता और इस हमदर्दी में मैं उसे गले लगा लेती थी, उसको छू लेती थी। मुझे बेहद तसल्ली होती थी। यही सब कुछ करते करते 6 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया। आज भी उनकी माँ और उनके भाई को अक्षत की बहुत याद आती थी। अब बारी थी मेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अगर बड़े भाई को कुछ हो जाता है तो छोटे भाई से शादी कर दी जाती है। अब एक पंचायत बैठी और गांव के रिवाज के हिसाब से सौरभ की शादी मुझसे होनी चाहिए थी। सरपंच जी ने ये फैसला सुनाया, लेकिन सौरभ गुस्सा हो गया। उसने साफ मना कर दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। सब लोग कहने लगे कि बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, ये हमारे गांव का रिवाज है। तुम्हें मैं अपनी भाभी से ही शादी करनी होगी। सौरभ कहने लगा कि नहीं, मैं अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता। मैंने उन्हें हमेशा बहन जैसा देखा है, लेकिन वहां के लोग सब यही कह रहे थे कि रिवाज है और उसे मानना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो तुम बेशक में आपसी सहमति से दूसरी शादी कर लेना, लेकिन ये रिवाज हमारा सालों से चला आ रहा है। गांव के इतने लोगों के बीच सौरभ कुछ नहीं कर पाया और उसकी और मेरी शादी हो गई। अब मैं सौरभ की बीवी बन चुकी थी। जिस चीज के लिए मैंने इतने दिनों से इतनी मेहनत की थी वो मुझे मिल चुकी थी और मैं बेहद खुश थी। अब मैं सौरभ की भाभी से उसकी बीवी बन चुकी थी। मैं बेहद बेचैन थी सौरभ के करीब जाने के लिए, पर वो मुझसे दूर दूर रहता था। एक रात मैंने सौरभ को कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझसे क्यों दूर दूर रहते हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो कहने लगा कि मैं जबरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। मैं अपनी माँ की दोस्त की बेटी, मैं उसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। शादी भी मैं उसी से करूंगा। ये बात सुनकर मेरा तो जैसे सर चकराने लगा। घर में सब लोग इसी बात के लिए तैयार थे कि उनकी दोस्त की बेटी से ही सौरभ की शादी होनी चाहिए। मुझे तो ये बात सुनकर बेहद बेचैनी सी होने लगी थी। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि उनकी वो दोस्त हमारे घर आ गई रहने के लिए। उसके सामने मैं सौरभ के साथ ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करती थी ताकि मैं उसके मन में शक पैदा कर सकूं और वो उसको छोड़ दे। लेकिन ना जाने वो लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो सौरभ के कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने उसे कहा कि ये सारे काम आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना,
सौरभ के लिए उनकी पत्नी। तो वो कहने लगी कि तुम पत्नी सिर्फ नाम की हो और ये बात तुम खुद भी जानती हो। और वो मुस्कुराने लगी। सौरभ मुझे बहुत जल्दी ही शादी कर लेगा। मैं उसकी बात सुनकर बेहद परेशान सी हो गई। वो लड़की हमेशा सौरभ के आसपास ही रहती थी और सौरभ भी उसके साथ बेहद अच्छे से रहता था। मैं जब भी उन दोनों को साथ में देखती थी तो मेरे अंदर आग सी लग जाती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपनी सास से की थी। मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, आपकी दोस्त की बेटी का इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब सौरभ की बीवी मैं हूं, वो तो मुझे सौरभ के मन में जगह बनाने ही नहीं दे रही। उसके बाद मेरी सास ने जो कहा उसे सुनकर तो मैं बेहद हैरान रह गई। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी सौरभ से शादी सिर्फ एक रस्म थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सौरभ की शादी और उसकी बीवी तो मेरे दोस्त की बेटी ही बनेगी। अब तो उस लड़की के लिए नफरत मेरे मन में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने तो सौरभ को पाने के लिए अपने पति तक को जहर दे दिया था। ये लड़की क्या चीज है, इसको तो मैं एक ही दिन में ठीक कर दूंगी। एक रात में अपने कमरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई और उसके बिल्कुल बराबर में जाकर लेट गई। दरवाजा भी मैंने खुला छोड़ दिया था, बंद ही नहीं किया। मैं चाहती थी कि वो लड़की मुझे सौरभ के साथ देख ले, तब तो उसको बुरा लगेगा ही। वो कुछ देर में सौरभ को उठाने के लिए आई और उसने मुझे वहां देखा, पर वो सौरभ को उठाकर वहां से चली गई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद मैंने जानबूझकर उल्टियां करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास यही एक आखिरी रास्ता बचा था। मैंने सबको कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। वो लड़की मुझसे लड़ने लगी। अब वो कह रही थी कि वो सौरभ से शादी नहीं करेगी। आखिर मेरी चाल कामयाब जो हो गई थी। वो कह रही थी कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि सौरभ दो दो बीवियों को रखे, या तो वो उसके साथ रह ले या वो मेरे साथ रह ले। उसकी इस बात पर सौरभ कहने लगा कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो मेरे साथ ही रहेगा और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर वो वहां से रोते हुए अपने घर चली गई। मैं अब बेहद खुश थी कि सौरभ मेरे हो गए। सौरभ मुझे एक दिन कहने लगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारना चाहते हैं। मेरी तो मानो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। उस रात मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से सजाया संवारा था, सिर्फ सौरभ के लिए। उसके कुछ ही देर बाद सौरभ मेरे कमरे में आए, पर पता नहीं उन्होंने आज अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और मुझसे कहने लगे कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि भाई के साथ क्या हुआ था। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और तुमको भी अपना लूंगा। मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कि अक्षत को क्या हुआ और वो कहाँ गए, कैसे वो उस दिन उस नहर में गिर गए, मुझे पता नहीं चला। सौरभ कहने लगे कि देखो, मैं जानता हूं कि कुछ तो भाई के साथ हुआ था, क्योंकि उनकी बॉडी मैंने देख ली है। मेरी तो जैसे सांसें आना ही बंद हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि देखो सौरभ, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद सौरभ ने अपने चेहरे से रुमाल उतार दिया, लेकिन उनको देखकर मेरे तो मानो होश ही उड़ गए हों, क्योंकि वो सौरभ नहीं अक्षत थे। मैंने बेहद हकलाते हुए कहा कि मैंने तो आपको मार दिया था। वो कहने लगे कि मैं मरा नहीं था। उस स्टोर रूम के 2 दरवाजे हैं। पीछे वाले दरवाजे से वो किसी तरह निकलकर नहर के पास तक पहुंच गए थे और फिर जाने कैसे बेहोश हो गए। वो नहर उन्हें बहाकर दूसरे गांव में ले गई और वहां के लोगों ने उनकी जान बचा ली। डॉक्टर ने मेरा काफी समय इलाज किया। 2 महीने तक तो मुझे होश ही नहीं आया। जब होश आया तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं, कुछ याद नहीं आ रहा था। अभी कुछ समय पहले ही जब एक दिन मैंने सौरभ को उस गांव में देखा तो मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन जब तक मैं सौरभ से मिलता और उसको कुछ भी बताता वो वहां से निकल गया था। जैसे तैसे मैं वापस अपने गांव आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी और सौरभ की शादी हो गई है। सौरभ से मिलकर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई निकलवाने के लिए हम सब ने ये ड्रामा किया। उतनी ही देर में वहां पर मेरी सास, सौरभ और वो लड़की जिसे सौरभ प्यार करते थे वो सब वहां आ गए। सबके सामने मैं बेहद शर्मसार हुई। मेरी पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। सौरभ ने मुझे तलाक दे दिया। ना तो मुझे अक्षत ने अपनाया और ना ही सौरभ ने, और मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। जिस हुस्न पर मुझे इतना ज्यादा घमंड था वो पूरा धरा का धरा रह गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सब कुछ मेरे गुरूर और घमंड की वजह से ही तो हुआ था। इसलिए कहते हैं कि अपने लिए हमेशा एक अच्छे दिल का इंसान ढूंढना चाहिए। गोरे काले का फर्क कुछ नहीं होता। अगर आज आप खूबसूरत हैं तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए, लेकिन आपके मन की अच्छाई आपके साथ मरते दम तक रहेगी। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए।
मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।